Hi friends, welcome to the part 4 lecture of our risk management topic, elective paper of CAIIB, and the topic name is asset liability management and interest rate risk on banking book. So friends, this topic is correlated with our BFM module C. As you know, in module C also we have discussed asset liability management, but in this topic we will get a broader aspect of the same topic. And also interest rate risk you are familiar with, okay? And especially there are two types of book, trading book and banking book. Especially we are more concerned about the banking book here. So now let's begin our discussion. So first of all we will see what are the topic we are going to discuss. We will see what is the asset liability management, how its organization structure, ALM policy, risk management hierarchy, ALCO, what is ALCO and what are its functions. We will explore ALM definition, objective, process, interest rate risk, gap analysis, duration gap and risk management strategies. So now let's begin. तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बैंक जो है कभी रोलर कोस्टर राइड पे कभी कभी रहती है, राइट? तो बकल अप, क्योंकि आज के हम लोग इस कोड को क्रैक करने वाले हैं बैंकिंग रिस्क पे। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क के बारे में, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, राइट? तो देखिए बताया जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ना एक जाइंट गेम है। तो रिसेंट चेंज कुछ आया गया है कि रिसेंट जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस आए हैं, इसने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया है बैंकिंग रिस्क का। इट हैज़ इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बैंकिंग रिस्क। दूसरा पॉइंट है, आपको याद है कि आपने कब एक बाइक चलाना सीखा था? तो भारतीय बैंक, भारत के जो बैंक हैं उनके पास भी ट्रेनिंग व्हील्स था जो कि आउटसाइड वॉबल से प्रोटेक्टेड था, लेकिन अब जो है वो राइड करते हैं बिना उन सभी ट्रेनिंग व्हील्स का। नया चैलेंज फेस करते हैं दूसरे कंट्रीज के फाइनेंशियल सिचुएशन से, ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन ने एक्सपोज किया है भारत को एक्सटर्नल शॉक से। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है, इमेजिन कीजिए कि बैंक एक स्टोर है जहां पे वो अपना प्राइस खुद सेट करती है, लेकिन अब जो डीरेगुलेशन आया उस कारण से क्या हुआ, उनको फ्रीडम मिला, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उनका अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा जंप किया, राइट? उनके उनके अर्निंग में वोलेटिलिटी आया और जिस कारण से ये अनप्रिडिक्टेबल हुआ। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, एएलएम के बारे में बताया जा रहा है। एएलएम को समझिए कि एक सुपर हीरो है बैंक के लिए। ये एएलएम हेल्प करता है बैंक को कि मैनेज करे सारे फाइनेंशियल स्टफ को, चाहे वो ऑब्वियस स्टफ हो जैसे कि हमारा लोन हो, या हमारा कुछ हिडन स्टफ हो जैसे कि हमारा, जिसको ऑफ बैलेंस शीट रिस्क बोलते हैं, यानी कि आपका जो फ्यूचर का प्रॉमिस है उसको हम लोग ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर भी बोलते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एएलएम जो है बैंक को बैलेंस रखता है। तो अब आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे बैंक रिस्क को मैनेज करती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक जगलर हैं, लेकिन बॉल की जगह आप जो है जगल कर रहे हैं जो पैसा बैंक में आ रहा है यानी डिपॉजिट्स, और जो पैसा बैंक से जा रहा है यानी कि लोन, ठीक है? एएलएम क्या होता है कि एएलएम बैंक को अपने फाइनेंस को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ये कुछ रिस्क को कंसीडर करेगा, जैसे आप एक तरह का रिस्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, यानी बैंक जो है आउट ऑफ कैश रन कर रही है, या इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, जो कि उनके प्रॉफिट को हर्ट कर रहा है। बैंक एएलएम को कैसे यूज करती है? बैंक एएलएम को यूज करती है ताकि डिसाइड करें कि कैसे अपने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को जगल करें, हाउ टू जगल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद लॉन्ग टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म लोन के साथ कैसे हम जगल करें, ये एएलएम, बैंक एएलएम से डिसाइड करती है, ठीक है? ये श्योर करती है कि उनके पास एनफ कैश ऑन हैंड हो, इट मेकिंग श्योर दैट दे हैव एनफ कैश ऑन हैंड, राइट? सो ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर दोस्तों एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एएलएम स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके जगलिंग एक्ट के लिए सेफ्टी नेट होता है ना, वैसे ही। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन करना है। अच्छा, एक और दो पॉइंट देख लीजिए कि हमारा एसेट और लायबिलिटी का इम्बैलेंस होगा तो बैंक का नेटवर्थ को इफेक्ट होता है। डिपॉजिट रेट का शॉर्टर मैच्योरिटी होता है लोन रेट से, जो कि बैंक का नेटवर्थ को इफेक्ट करता है। यदि हमारा एसेट और लायबिलिटी का मैच्योरिटी मिसमैच होगा तो लिक्विडिटी रिस्क आएगा, यदि मान लीजिए सडन विड्रॉल हो जाए वैसे केस में। और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन किया है क्योंकि फाइनेंशियल टर्मोइल के बाद। एएलएम के ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो आपने कभी सोचा है कि कैसे बैंक अपने प्रॉफिट को स्टेडी रखती है जब उसका इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर नीचे चला जाता है तब भी? तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि एएलएम कैसे हेल्प करता है इसको स्टेडी रखने में। देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि बैंक का प्रॉफिट एक टाइट रोप वॉकर है। एएलएम हेल्प करता है कि वो इंटरेस्ट को बैलेंस करे जो कि वो डिपॉजिट पे कर रहा है, जो इंटरेस्ट जो अर्न कर रहा है लोन पे।
चाहे इंटरेस्ट रेट बदले ही क्यों ना। तो हम ट्रेंड को मॉनिटर करते हैं, स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। इससे एएलएम क्या करता है कि एएलएम करता है काम, हम नहीं करते। एएलएम क्या करता है कि स्मार्ट डिसीजन लेता है, ट्रेंड को मॉनिटर करता है, इससे प्रॉफिट हमारा सेम रहता है, राइट। तो वही कहा जा रहा है, ये स्टेबलाइजेस द नेट ये एनआईआई ही तो हमारा प्रॉफिट होता है, पता होगा आपको, बैंक के पर्सपेक्टिव में एनआईआई होता है हमारा प्रॉफिट। तो जो डिफरेंस है इंटरेस्ट पेड और रिसीट के बीच में, इसको स्टडी रखता है। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, अब इमेजिन कीजिए कि जो टाइट रोप वाकर है उनको सेफ्टी नेट चाहिए। यदि मान लीजिए कोई स्ट्रांग विंड आ जाए, कोई जोर सा झटका आ जाए, हवा का तेज बहाव आ जाए, तो उस केस में उन्हें सेफ्टी नेट चाहिए, जिसको यहाँ बैंक के केस में आप इसको समझ सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको टाइट रोप वाकर का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल आ जाए बैंक के केस में, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो एएलएम हेल्प करता है बैंक को कि अपने कैश फ्लो को मॉनिटर करे और उनके पास बैकअप प्लान हो, उनके पास क्या हो, बैकअप प्लान हो, ताकि इंश्योर करे कि उनके पास एनफ पैसा रहे हाथ में। चाहे कुछ लोग जो है डिपॉजिट एक साथ ही क्यों ना निकाल लें, फिर भी समझ में आया दोस्तों। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे बैंक जो है फ्यूचर के लिए प्लान करती है। तो ये क्रिस्टल बॉल के बारे में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एएलएम हेल्प करता है एक सॉलिड फाइनेंशियल रोड मैप को बिल्ड करने में। एएलएम समझिए कि एक आर्किटेक्ट है बैंक के बिजनेस प्लान का। ये कंसिडर करता है बैंक का करंट हेल्थ क्या है, बैंक का फ्यूचर रिस्क क्या है, और कैसे कितना रिस्क बैंक कंफर्टेबल है लेने में, यानी बैंक का रिस्क टॉलरेंस क्या है, समझे। इससे क्या होता है कि बैंक एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन को बिल्ड करती है और ट्रैक पे रहती है रेगुलेशन के साथ। अब देखिए एक पॉइंट है जिसे बताया जा रहा है मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का। जैसे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, एएलएम भी बैंक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मॉनिटर करता है, ये श्योर करता है कि सभी चीज़ कॉम्प्लाइंट में हो और बैंक का रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करे। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों बेसिक्स है एएलएम का। अब आपको पता होगा कि कैसे बैंक मनी को जगल करती है, कैसे फाइनेंशियल टाइट रोप को वॉक करती है, कैसे फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को बिल्ड करती है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए जो बेस्ट जगलर होते हैं ना, उनको भी एक कोच चाहिए। तो आप जरा ये देखते हैं कि बैंक कैसे श्योर करती है कि उसका जो एएलएम स्ट्रेटजी है वो ऑन पॉइंट है। तो दोस्तों बैंक एएलएम को सीरियसली लेती है, जैसा कि एथलीट ट्रेनिंग को लेते हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट्स होता है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंटरनल ऑडिट्स का रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट का रिव्यू होता है, रिव्यू करता है कि कितने अच्छे से जो है बैंक जो है एएलएम प्लान को फॉलो कर रही है, ये श्योर करता है कि सभी चीज़ें स्मूथली रन कर रहा है। तो अल्टीमेट कोचेस कौन होते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो हमारे अल्टीमेट कोचेज होते हैं, और वो रिस्क टॉलरेंस लेवल को देखते हैं बैंक के लिए, डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क लिया जा सकता है। अब देखिए मैं आपको आल्को के बारे में समझाता हूँ। यहाँ देखिए लिखा गया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। देखो इमेजिन कीजिए कि बैंक का जो एएलएम स्ट्रेटजी है वो एक जाइंट पजल है, बहुत बड़ा पजल है। तो अब उसमें अब सवाल है कि कौन कौन इसमें की प्लेयर हैं जो कि इस पीसेस को एक साथ रखेंगे। पजल में होता है ना कि अलग अलग पीस होता है, उसको आप एक जगह जमाते हैं। तो हम मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि बैंक का एएलएम स्ट्रेटजी समझिए कि बहुत बड़ा पजल है। अब इस पजल के कौन कौन से हिस्से हैं, सिक्के हैं, की प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहला आता है आल्को टीम। आल्को टीम मतलब क्या हुआ कि एसेट लायबिलिटी कमिटी होता है। तो ये समझिए कि बैंक का एएलएम का ड्रीम टीम है जो कि सीईओ के द्वारा लीड किया जाता है। लीड कौन करता है इसे, सीईओ। सीईओ कौन होता है, ओके, तो सीईओ के द्वारा लीड किया जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये श्योर करने में कि बैंक का जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो रिस्क लिमिट के अंदर ही रहे। अब देखिए बोर्ड का लिमिट होता है, बोर्ड के द्वारा सेट किया गया रिस्क टॉलरेंस लिमिट होता है, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबल इसके आल्को टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये श्योर करना कि बैंक का बिजनेस स्ट्रेटजी जो है रिस्क लिमिट के अंदर रहे। आल्को टीम के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, राइट। जैसे कि फाइनेंस के अलग होते हैं, क्रेडिट के अलग होते हैं, ट्रेजरी के अलग होते हैं। वो समझिए कि पजल सॉल्वर हैं, रिस्क को एनालाइज करेंगे और रिकमेंड करेंगे क्या एक्शन लिया जाए ताकि बैंक को हम ऑन ट्रैक रखें। अब सवाल है कि कितने बार आल्को टीम मीट करते हैं, हाउ लॉन्ग ऑफ एन आल्को टीम मीट। समझिए ये जो है जस्ट ऐसा नहीं है कि ब्लू
मून में एक बार मीट किया, वो रेगुलरली मीट करते हैं, क्लोज आई रखते हैं बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ का। तो अब आप क्या जानना चाहते हैं कि कैसे आल्को टीम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करता है रिस्क को मैनेज करने के लिए? तो आइए हम लोग आगे अगले स्लाइड में देखते हैं कि हाउ आल्को सिस्टम यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मैनेज रिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब सवाल है कि हाउ ऑफन डज दिस ड्रीम टीम मीट। मैंने अभी आपको बताया, तो आल्को टीम एक बंच ऑफ स्लैकर्स होते हैं, वो कम से कम महीने में एक बार तो मीट करेंगे ही करेंगे, राइट। यहाँ देखिए बताया जा रहा है दे विल मीट एटलीस्ट मंथली, ठीक है, या उससे भी पहले भी मीट कर सकते हैं यदि मान लीजिए कुछ क्रेजी हो जाए फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये इंश्योर करता है कि वो क्विकली एडजस्ट करेंगे बैंक के सेल को यदि जरूरत पड़े तो। अच्छा, आल्को टीम का मिशन क्या है, पर्पस क्या है? आल्को टीम समझिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है बैंक के मनी का, वो मैनेज करता है बैलेंस शीट को, ठीक है, ताकि किसी रिस्की टर्बुलेंस को अवॉइड कर सके। तो वो लिमिट सेट करेगा, मॉनिटर करेगा कितना पैसा अलग अलग रिस्क से एक्सपोज्ड है, और कंट्रोल डालेगा ताकि सभी चीजें स्मूथ सेलिंग हो। तो अब आप क्या ज़्यादा जानना चाहते हैं स्पेसिफिक टास्क आल्को टीम का क्या होता है, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आल्को टीम्स में बहुत सारे हैट्स, बहुत सारे टोपी पहनते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बैंक जो है राइट ट्रैक पे रहते हैं जब ये रिस्क और कैपिटल की बात आती है। तो आल्को टीम समझिए कि बैंक के रिस्क मैनेजर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क प्रत्येक डिपार्टमेंट, यहाँ देखिए ये जो वर्ड लिखा गया है ना बिजनेस लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डिपार्टमेंट। ये आल्को टीम बताता है कि कितना रिस्क प्रत्येक डिपार्टमेंट ले सकता है। फिर समझिए कि एक तरह का स्पीड लिमिट सेट करता है, इट सेट द स्पीड लिमिट, ठीक है, फॉर डिफरेंट रूट्स। ये श्योर करता है कि सभी लोग रूल्स को फॉलो करें जो कि बोर्ड के द्वारा सेट किया गया है। अब एक पॉइंट को समझिए जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। देखिए दोस्तों, जैसे कि पायलट जो है प्रैक्टिस करता है ना इमरजेंसी लैंडिंग को, उसी प्रकार से आल्को टीम जो है स्ट्रेस टेस्टिंग को यूज करता है ये देखने के लिए कि बैंक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टॉर्म को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो हेल्प करता है उन्हें वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में और बैंक को स्ट्रॉन्गर बनाने में। अब एक टर्म को समझिए जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है कि आल्को टीम को समझिए कि बैंक का फाइनेंशियल क्रू है, वो श्योर करता है कि एनफ कैपिटल हो हैंड में, इट इंश्योर्स दैट देयर आर एनफ कैपिटल ऑन हैंड। तो ये मॉनिटर करता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म रिस्क जो है बैंक के कैपिटल को अफेक्ट करेगा। इंश्योर करता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने मनी को वाइजली यूज करे। वो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को रिव्यू करेगा, श्योर करेगा कि बैंक ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रही है अलग अलग करेंसी से। समझ में आया दोस्तों? अब मैं आपको अगले पॉइंट में ले चलता हूं और क्या क्या ये फंक्शन है आल्को टीम का। देखिए, आल्को टीम क्या करती है कि आल्को टीम बहुत ज़्यादा केवल रिस्क और कैपिटल से ज़्यादा टैकल करती है। वो आप देखते हैं कि कैसे बैंक इंश्योर करता है कि उसके पास एनफ कैश ऑन हैंड हो और प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे सेट करता है। आल्को टीम समझिए कि बैंक का कैश फ्लो गार्जियन है, वो डिसाइड करता है कितना रिस्क बैंक ले सकती है अपने कैश रिजर्व के साथ। कैश रिजर्व का मतलब समझ रहे ना, लिक्विडिटी रिस्क एपेटाइट इसे बोलते हैं। जैसे कि हम एक सेफ स्पेंडिंग लिमिट को सेट करते हैं। आल्को टीम रिव्यू करती है कितना कैश बैंक के पास, कैश ऑन हैंड होना चाहिए बैंक के पास कंपेयर टू दिस लिमिट, और कोई भी सिचुएशन को अप्रूव करेगी जहां पे बैंक को ज्यादा कैश चाहिए टेम्पोररीली, ठीक है, वही कह रहा है अप्रूव्ड एक्सेसेस। फिर बताया जा रहा है कि वो ये श्योर करती है कि बैंक का एक सॉलिड प्लान हो। जब हम प्लान की बात करते हैं तो हम लोग कंटिजेंसी फंडिंग प्लान की बात कर रहे हैं, राइट। यदि मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो इशू आ जाए तो बैंक के पास एक सॉलिड प्लान हो, ये भी आल्को टीम इंश्योर करती है। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। आल्को टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस को सेट करने में बैंक के प्रोडक्ट के लिए और बैंक के सर्विसेज के लिए। आल्को टीम कंसीडर करती है कि कितना खर्चा आएगा बैंक को टू गेट द कैश, यानी बैंक का फंडिंग कॉस्ट क्या होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बैंक का फंडिंग कॉस्ट, व्हाट विल बी द फंडिंग कॉस्ट व्हेन जब हम फंडिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को कितना खर्चा आएगा कैश को जुटाने में। और दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात करती है, मतलब ये हुआ कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है जब हम इन सभी प्राइस को सेट कर रहे हैं। तो आल्को टीम ये भी मॉनिटर करेगी कि कैसे जो बैंक के प्रोडक्ट का प्राइजेज है वो अफेक्ट कर रहा है हाउ दे मैनेज द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक। सिंपल सी बात है, ये देखती है कि बैंक का जो प्राइसिंग है हाउ डज द प्राइसिंग अफेक्ट द बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो प्राइसिंग का हमारे बैलेंस शीट मैनेजमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये भी देखती है हमें, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आल्को टीम बैंक के रिस्क को देखती है, बैंक के कैपिटल को देखती है, बैंक के कैश फ्लो को देखती है, बैंक के प्राइसिंग को देखती है। मैंने आपको एक ही चीज क्लियर किया है, राइट।
चलिए उसके बाद और क्या क्या देखती है वो देखते हैं हम लोग। आल्को टीम के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्राइसिंग देखा। ओके अब देखिए एक और चीज़ होता है हमारा रिव्यू मार्जिन ट्रेंड। ओके ट्रांसफर प्राइस। हाँ यहाँ देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि आल्को टीम केवल नंबर्स के बियॉन्ड जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वो श्योर करती है कि बैंक फेयर प्ले कर रहा है और गुड फाइनेंशियल प्रैक्टिस को प्रमोट करती है। आल्को टीम क्लोज आई रखती है प्रॉफिट मार्जिन पे जो कि बैंक अर्न करता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, और यही जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ट्रेंड। आल्को टीम रिव्यू करती है कि क्या मेथड यूज किया गया ताकि इन सभी प्राइस को सेट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइसिंग मेथडोलॉजी। व्हाट मेथड हैज बीन यूज्ड टू सेट दिस प्राइसेस। जैसे कि आपका एफटीपी सुने हैं नाम एफटीपी। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी होता है फंड ट्रांसफर प्राइसिंग। मैं इसको फुल फॉर्म आपको बता दूं, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फंड ट्रांसफर प्राइसिंग। यहाँ लिखा गया है फंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। आरएआरओई समझते हैं आप? आरएआरओई क्या होता है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है एक बैंक के अंदर। वो मान लीजिए कि कोई स्टोर है, उसके हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। आल्को टीम प्राइस सेट करेगी कितना प्रत्येक डिपार्टमेंट पे करेगा जो पैसा वो दूसरे डिपार्टमेंट से यूज कर रहा है, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फंड प्राइसिंग रिजीम। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, ये हमारा लोन डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट इससे कितना पैसा उधार ली, ठीक है, मतलब तो उसके लिए जो है ना प्राइस उसके लिए सेट करना, इसको ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल फंड प्राइसिंग रिजीम, ठीक है। तो आल्को टीम अप्रूव करती है पॉलिसी फॉर ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन डिपार्टमेंट, जिसको एफटीपी पॉलिसी बोलते हैं। मतलब दो डिपार्टमेंट के बीच में यदि फंड का ट्रांसफर हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है उसको भी ये हमारा जो ये आल्को है वो सेट करती है, ठीक है। तो आल्को टीम समझिए कि बैंक के एथिक्स कमिटी की तरह है। अब मैं आपको कुछ और रोल समझाता हूँ आल्को कमिटी का। आल्को कमिटी जस्ट लाइक अ बैंक्स एथिक्स कमिटी, ये कल्चर ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करती है। ये श्योर करती है कि बैंक बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करे और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे। यहां तक क्लियर है आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो आल्को टीम बहुत चीजें टैकल करती है, लेकिन उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट हाउसकीपिंग टास्क भी है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे वो चीजें को ऑर्गेनाइज रखती हैं, और फिर हम लोग देखेंगे एक बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क जो कि है हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज, यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए आल्को टीम केवल इसके बारे में नहीं है कि हम बड़ा बड़ा डिसीजन ले लें। वो मिनट फ्रॉम वो जो हमारा पास्ट मीटिंग हुआ था उसके जो मिनट्स थे उसको रिव्यू करती है। ये श्योर करती है कि सभी चीजें ऑन ट्रैक हो और फॉलो अप लेती है एक्शन प्लान पे। आल्को टीम एक रिकॉर्ड रखती है सभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन का, सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन का, और यदि किसी चीज को एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए तो वो उसे हैंडल करेगी। ये बातें समझ में आई? यदि हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें, इमेजिन कीजिए कि इंटरेस्ट रेट एक सीसॉ है। सीसॉ समझते हैं ना? एक तरफ यहां आदमी रहता है, आपको पता होगा, यहां एक आदमी रहेगा, यहां एक आदमी रहेगा, इसको सीसॉ बोलते हैं। तो बैंक हमेशा ट्राई करती है कि इंटरेस्ट जो वो डिपॉजिट पे कर रही है उसको जो इंटरेस्ट वो लोन पे अर्न कर रही है इसके बीच में बैलेंस रहे। कुछ अप एंड डाउन नॉर्मल है, लेकिन वो भी प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन यदि सीसॉ ज्यादा टिल्ट हो जाए, जैसे अभी मान लीजिए कि सीसॉ इतना टिल्ट हो गया है, तब तो बैंक का जो है अर्निंग और बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ इफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो यही हमने आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन बैंकिंग बुक, दैट इज कॉल्ड आईआरआर। अभी तो मैंने आपको सीसॉ बताया था, सीसॉ के बारे में बताया था इंटरेस्ट रेट का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो अप और डाउन होता है वो बैंक के प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। तो देखिए सीसॉ का मैं इम्पैक्ट समझाता हूँ। बैंक बहुत सारी चीज़ों को जगल कर दी है। जैसे कुछ लोन्स होते हैं जिनके पास अलग अलग रिपेमेंट पीरियड होते हैं, ठीक है, और रिपेमेंट टाइम्स होते हैं, और कुछ लोन होते हैं जिनके पास अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को जगल करती है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, लेकिन अच्छी बात तो है, लेकिन एक तरह का रिस्क भी ये क्रिएट करता है। मैं फिर से रिपीट करूँ कि बैंक बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रही है, जैसे लोन विद डिफरेंट रिपेमेंट टाइम्स एंड इंटरेस्ट रेट। दिस इज़ ग्रेट फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बट इट ऑल्सो क्रिएट अ रिस्क। अब मान लीजिए कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो सडनली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इंटरेस्ट रेट सडनली मान लीजिए चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सीसॉ जो है टिल्ट हो जाए, आउट ऑफ बैलेंस, जो आपका सीसॉ था वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि बैंक के एसेट लायबिलिटी और इसकी ओवरऑल वैल्यू में लॉसेज आ जाएगा, राइट। ये जो हमारा मान लीजिए इंटरेस्ट रेट सडनली बदलेगा तो आपका बैंक के एसेट लायबिलिटी, ये ओवरऑल वैल्यू में क्या आएगा, लॉस ही तो आएगा। तो आप देखिए इस सीसॉ को देखने का दो तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग वर्सेस इकोनॉमिक वैल्यू।
अर्निंग का मतलब क्या होता है समझिए एग्जांपल लेकर। मान लीजिए कि एक बैंक है, बैंक का जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो सीसॉ का बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में जो है बैंक का रिपोर्टेड प्रॉफिट दर्शाया जा रहा है। तो यदि इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो ये अफेक्ट करेगा ना कितना पैसा बैंक अर्न कर रही है, खासकर इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसे अफेक्ट करेगा। यदि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो क्या होगा कि बैंक का जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो चेंज होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्निंग हो गया। तो वही बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण बैंक का अर्निंग जो है अफेक्ट होगा। अब दूसरी बात आती है इकोनॉमिक वैल्यू की। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब समझिए कि आप पूरे के पूरे सीसॉ को देख रहे हैं, आप बोर्ड को भी देख रहे हैं, स्टैंड को भी देख रहे हैं। यदि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो ये बैंक का जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है, चाहे उसका लिक्विडिटी की बात हो, ठीक है, चाहे उसके लिक्विडिटी की बात हो, या उसके कितना पैसा इसके पास अपने हैंड में है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी की बात हो, यानी कि इफ़ यू टॉक अबाउट लिक्विडिटी, इफ़ यू टॉक अबाउट इट कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, एडिक्वेसी, राइट। तो इकोनॉमिक वैल्यू मैं आपको समझा रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण बैंक का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ इफेक्ट होगा। इसकी एबिलिटी जो होती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने की, यानी लिक्विडिटी की, और कितना पैसा इसके अपने हाथ में, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी की, तो ये सभी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो अब आप देखना चाहते हैं कुछ एग्जांपल इसका कि कैसे किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट पे करता है, वो मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूँ। यदि बैंक मान लीजिए इंटरेस्ट रेट रिस्क को सही तरीके से मैनेज नहीं करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सीसॉ को जो है कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या होगा, तो इस कारण से जो है आपका लिक्विडिटी इशू आएगा, यानी कि आप क्या आउट ऑफ कैश में रन कर जाएंगे। मतलब इमेजिन कीजिए कि सीसॉ इतना टिल्ट हो गया कि बैंक अपने बिल को नहीं पे कर पा रही है, सारा का सारा कैश जो है एक लॉन्ग टर्म लोन में टाइड अप है। दूसरा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट श्रिंक करेगा। सीसॉ जो है एक ऐसे तरीके से मूव करेगी जिस कारण से बैंक को पैसा कमाने में डिफ़िकल्टी होगी, फिर सर्वाइव करना स्ट्रगल हो जाएगा। मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में जो है सीसॉ टॉपल कर जाए कम्प्लीटली, यानी बैंक की जो क्षमता थी रिस्क, बैंक एबिलिटी टू ऑपरेट एट रिस्क। और दोस्तों ने लास्ट में क्या होगा कि मार्केट कॉन्फिडेंस घटेगा। मतलब यदि इन्वेस्टर जो है बैंक को देखेंगे स्ट्रगल करते हुए, राइट, इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये भी एक दूसरा डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लुक, इसको हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव सामने आता है। जैसे मान लीजिए कि आप पूरे के पूरे सीसॉ को देख रहे हैं, आप इसके मूवमेंट को नहीं देख रहे हैं, कि मूवमेंट को तो देख ही रहे हैं लेकिन आप केवल मूवमेंट को नहीं, पूरे सीसॉ को देख रहे हैं। ये कंसिडर करता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट जो है हमारे बैंक के फ्यूचर कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू को अफेक्ट करेगा। इसमें बैंक, इसमें एसेट आएगा, लायबिलिटीज़ आएगा, या बैलेंस शीट आइटम्स आएंगे, ठीक है, या मेन बैलेंस शीट आइटम आते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव है ये कंसिडर करेगा कि हाउ इंटरेस्ट रेट चेंज अफेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बैंक फ्यूचर कैश फ्लो। ये इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो कि बैंक के साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर हों, जो कि बैंक हु ऑन द बैंक टू द मैनेजर, या नहीं तो मैनेजर हो जो कि रेगुलेटर्स, ठीक है, ये श्योर करते हैं कि बैंक सेफली ऑपरेट हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बैंक के इकोनॉमिक वैल्यू को समझकर और कितना सेंसिटिव है इस इंटरेस्ट रेट से, सभी लोग एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिक वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला स्लाइड में बताया जा रहा है कि हमने अभी तक देखा कि दो तरीका है इंटरेस्ट रेट को देखने का, एक अर्निंग वैल्यू, एक अर्निंग पर्सपेक्टिव, और एक इकोनॉमिक वैल्यू। अब सवाल है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, विच वन इज़ बेटर, अर्निंग वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव एक कंप्लीट पिक्चर ऑफर करता है जिसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो इंटरेस्ट रेट का है बैंक के एंटायर फाइनेंशियल हेल्थ पे, उसे कंसिडर किया जाता है। और अर्निंग वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए, लेकिन वे पूरा कहानी नहीं बताता है, समझे। तो अब देखिए, आप समझिए कि अर्निंग और इकोनॉमिक वैल्यू को दो अलग अलग टूल है आपके टूल बॉक्स में। ये इफेक्टिव होगा कि हम दोनों को एक साथ यूज करें ताकि हम बेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज कर सकें। तो वही कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक वैल्यू और अर्निंग बेस्ड मेजर को कंबाइन कर दीजिए। अब आरबीआई का क्या गाइडलाइन कहता है, तो अर्निंग आपको क्या करेगा, क्यों कंबाइन करें, तो अर्निंग आपको हेल्प करेगा कि जो आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है इसको ट्रैक करने में आपको हेल्प करेगा, और इकोनॉमिक वैल्यू आपको हेल्प करेगा समझने में कि बैंक का जो ओवरऑल रेजिलियंस है इंटरेस्ट रेट चेंज का वो कैसा है।
अब हम यदि रेगुलेशन की बात करें तो जैसे कि हमने कुछ रूल देखा था कि हमें सीसॉ में खेलने का कोई रूल नियम है, वैसे ही रेगुलेशन है बैंक कैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करेगी। आरबीआई ने कुछ डिटेल गाइडलाइन सेट किया है बैंक को फॉलो करने के लिए। ये गाइडलाइन कवर करता है कि बैंक कैसे गवर्न करे, मेजर करे और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करे अपने बैंकिंग बुक में, इंश्योर करे कि वो एक रीजनेबल अप्रोच ले। अब मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूँ और कुछ इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में याद है, तो इसमें स्पेसिफाई किया गया है डेडलाइन बैंक को कि वो बैंक को रिपोर्ट करना है अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क डिस्क्लोजर को आरबीआई को एक सर्टेन डेट में। ठीक है, कुछ डेडलाइन दी गई हैं कि इतने दिन में बैंक को जो है रिपोर्ट करना है अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क डिस्क्लोजर को। तो ऐसे समझिए कि एक रिपोर्ट कार्ड सबमिट है, यू कैन थिंक इट ऑफ लाइक सबमिटिंग अ रिपोर्ट कार्ड on how will the bank manage the seesaw of interest rate। आरबीआई जो है एक स्पेसिफिक डेट नहीं देता है कब इन सभी रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बल्कि उनको बैंक को रिक्वायरमेंट होती है कि वो रिपोर्ट सबमिट करे एक सेट टाइम फ्रेम में जब तक रूल इफेक्ट में हो। ठीक है, अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाता हूँ। तो आप सवाल है कि कैसे बैंक एक्चुअली इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करती है। समझिए कि एक टूल किट होता है स्ट्रेटजीज का, ताकि सीसॉ को हम बैलेंस रखें। दोस्तों, ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये की पार्ट होता है बैंक के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्लान का। समझिए कि ये एक तरह का ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क चेंज होता है, चेंजेस बैंक को अफेक्ट करता है। अब जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज़ किया जाएगा, राइट, जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बैंक यूज़ करेगी वो डिपेंड करेगा कितना रिस्क वो लेने में कंफर्टेबल है, यानी कि आईआरआर लेवल पे डिपेंड करेगा, राइट। तो दो अपने प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इंगेज है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अगले स्लाइड में ले चलता हूँ और समझाता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है इस इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि अभी मैंने आपको आल्को टीम के बारे में बताया था कि कैसे वो डे टू डे रिस्क को मैनेज करते हैं बैंक के लिए, लेकिन कौन ये श्योर करता है कि वो सही तरीके से कर रहे हैं। ये जॉब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, जैसे कि सीसॉ के सुपरवाइजर होते हैं, बोर्ड को समझना पड़ेगा कि कितना रिस्क बैंक ले सकती है इंटरेस्ट रेट के साथ और क्या वो कंफर्टेबल है। तो बोर्ड एक की रोल प्ले करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में। सबसे पहले वो क्या करता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी को अप्रूव करता है। मैं यहाँ पे आपको एक एक रोल समझा देता हूँ फास्टली। यहाँ देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो है बिजनेस स्ट्रेटजी को अप्रूव करेगा, मतलब ये हुआ कि वो ग्रीन लाइट देता है बिजनेस प्लान को जो कि बैंक के इंटरेस्ट रेट रिस्क को अफेक्ट करेगा, और फिर वो एपेटाइट बनाता है। ठीक है, रिस्क एपेटाइट डिफाइन करता है। मतलब इमेजिन कीजिए कि सीसॉ रिस्क एपेटाइट वेट लिमिट है, तो बोर्ड डिसाइड करता है कि कितना रिस्क बैंक हैंडल कर सकता है इससे पहले कि रिस्की हो जाए। फिर वो लिमिट सेट करना, मैंने आपको बताया है, रिस्क एपेटाइट, लिमिट सेट करना, मतलब कि इस्टेब्लिश करना गाइडलाइन कि कितना रिस्क बैंक ले सकता है। परफॉर्मेंस रिव्यू करना, मतलब कि बोर्ड जो है रेगुलर रिपोर्ट देता है कितना अच्छा से बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कर रहा है। तो यही सब रोल है बोर्ड का। अब मैं आपको सीनियर मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो बोर्ड जो है सीसॉ का रूल बनाता है, लेकिन कौन ये श्योर करे कि वो सभी दिन वो रूल फॉलो हो। तो अब हम लोग सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो बोर्ड समझिए कि सीईओ है सीसॉ कंपनी का, जो कि ओवरऑल गाइडलाइन को सेट किया, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट जो है पार्क मैनेजर है, ये श्योर करते हैं कि सीसॉ जो है स्मूथली रन करे। तो सीनियर मैनेजमेंट कैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क को चेक में रखते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि बोर्ड के लीड को फॉलो करते हैं, वो स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि बोर्ड ने अप्रूव किया है इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए। सो वही कहा जा रहा है, दे विल एग्जीक्यूट बोर्ड अप्रूव्ड आईआरआर स्ट्रेटजी, इंटरेस्ट रेट रिस्क स्ट्रेटजी। फिर वो जो है क्लियर पॉलिसी, क्लियर प्रोसीड्यूर को इंप्लीमेंट करेंगे। वो श्योर करेंगे कि बैंक का क्लियर रूल हो ताकि कैसे हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करें। इनका लाइन्स ऑफ अथॉरिटी होगा, मतलब कि जो एवरीवन नीड टू नो, सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, जैसे डेजिग्नेटेड सेफ्टी मॉनिटर फॉर सीसॉ। और फिर हमारे कुछ रिस्क मैनेजमेंट के टूल किट्स हैं, तो वो इस्टेब्लिश करेंगे कितना लिमिट रिस्क बैंक ले सकती है। फिर क्रिएट करेंगे सिस्टम जो कि रिस्क को मेजर करेगा। फिर एक सेट करेंगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। उसके अलावा वो रिपोर्टिंग प्रोसीड्योर, रिव्यू प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको आल्को टीम के बारे में याद है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो लाइफ गार्ड होते हैं सीसॉ के। वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं सिचुएशन को और श्योर करते हैं कि ये बैलेंस हो। वो क्लोज आई रखते हैं बैंक के बैलेंस शीट में और कैसे ये अफेक्ट हो रहा है इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और आल्को कैसे कोरिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा कि बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने में, लेकिन कैसे वो एक साथ काम करते हैं आइए देखते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो है सीसॉ को बैलेंस रखता है। इमेजिन कीजिए कि सीसॉ के जो राइडर्स हैं उनको जानना है कितना वेट वो सेफली हैंडल करेगा। बैंक में क्या होता है कि क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए।
द रिस्क मैनेजमेंट टीम इंश्योर करता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं आल्को टीम के, उनके पास इंफॉर्मेशन हो जो कि उन्हें चाहिए आईआरआर के बारे में। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क पॉलिसीज़ की बात करें तो इंटरेस्ट रेट रिस्क पॉलिसी को समझिए कि जो आपका सीसो है ना, उसका रूल बुक है। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्रूशियल होता है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए। जैसे मैंने आपको कुछ क्लियर रूल बताए थे जो कि सभी को सेफ रखेगा। तो ये पॉलिसी क्रिएट किया जाता है कि बोर्ड का ओवरऑल आईआरआर स्ट्रेटजी क्या है और कितना रिस्क वो लेने में वो सक्षम है, कितना कंफर्टेबल है। तो ये बहुत सारे ग्राउंड को कवर करता है, जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद आईआरआर मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे हम उन सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, इंचार्ज कौन है, मतलब कि किसके पास अथॉरिटी है कि वो आईआरआर के बारे में डिसीजन लेगा, रिस्क को मेजर करना, मेजरमेंट स्टैंडर्ड क्या है, राइट, हाउ विल वी मेजर हाउ मच रिस्क वी आर टेकिंग, हाउ ऑफन वी मेजर, जिसको हम लोग आईआरआर मेजरमेंट टेक्निक बोलते हैं, लिमिट क्या है रिस्क पे, मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए समझिए, मैंने आपको सीसॉ बताया था इंटरेस्ट रेट का, हमने बताया कि कैसे ओवरऑल रिस्क को मैनेज करना है। लेकिन क्या हो जब एक सीसॉ का जो साइड हो वो ज़्यादा फास्ट मूव करे दूसरे साइड के कंपैरिजन में। आपको मान लीजिए कि सीसॉ सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन सडनली जो है एक साइड नीचे गिर जाए क्योंकि राइडर जो है कूद गया, तो वो रिप्राइजिंग रिस्क होता है बैंक में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्राइजिंग रिस्क। ठीक है, एक साइड में जो आदमी था वो कूद गया, इसको बोलते हैं रिप्राइजिंग रिस्क। ये तब होता है जब इंटरेस्ट रेट चेंज का जो टाइमिंग है किसी बैंक के एसेट और लायबिलिटी पे वो मैच नहीं कर रहा हो। वही कह रहा है कि व्हेन मैच्योरिटी और रिप्राइजिंग डेट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट मैच। बैंक जो है बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से डील करती है। कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि मॉर्टगेज हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, और कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट है। तो इस कारण से शॉर्ट टर्म में आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, मैच्योरिटी मिसमैच आता है। उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट का फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि कुछ का वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये इसको हम लोग रेट मिसमैच कहते हैं। तो एक तो हमारा एक तो हमारा मैच्योरिटी मिसमैच आया, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म फिक्स रेट लोन, शॉर्ट टर्म, और दूसरा है हमारा रेट मिसमैच। तो ये दोनों मिसमैच जो है रिप्राइजिंग रिस्क को कंट्रीब्यूट करता है, राइट। अब देखिए एक और पॉइंट को समझिए कि रिप्राइजिंग मिसमैच समझिए कि सीसॉ राइडर जंप कर गया, तो जब इंटरेस्ट रेट बैंक के एसेट पे या लायबिलिटीज़ पे अलग अलग टाइम पे चेंज होगा तो ये प्रॉब्लम काउज करेगा। और इस मिसमैच के कारण क्या होगा, बैंक का जो एनआईआई है, एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, वो स्विंग करेगा। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि बैंक एक लॉन्ग टर्म, अब देखिए यहाँ पे एक समझिए, रिप्राइजिंग नहीं समझ में आया आपको। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक जो है लॉन्ग टर्म फिक्स रेट लोन ऑफर कर रही है जो कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के द्वारा फंड किया जा रहा है। यदि इंटरेस्ट रेट मान लीजिए ऐसे केस में इंटरेस्ट रेट जो है सडनली बढ़ जाता है तो क्या होगा कि बैंक जो है स्टक हो जाएगी लो इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए डिपॉजिट पे। समझ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ये डिपॉजिट है, राइट, पेइंग लो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। लेकिन दोस्तों आप उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा पैसा बोरो करने के लिए, लोन को पे करने के लिए, फंड को लोन को फंड करने के लिए। इससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम होगा और ये बैंक की ओवरऑल वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों वही बताया जा रहा है कि रिप्राइजिंग रिस्क का दो पहलू का दो सिक्का है। ठीक है, तो एक होता है रीइन्वेस्टमेंट रिस्क यानी तो रिफाइनेंसिंग रिस्क। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि सीसॉ राइडर ने कूद गया लेकिन आपके पास एक स्मॉल सीसॉ रेडी है। तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क तब होता है जब बैंक का जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो जाए, जैसे कि राइडर कूद गया और बैंक को रीइन्वेस्ट करना पड़े उस पैसे को लोअर इंटरेस्ट रेट पे यानी स्मॉलर सीसॉ पे, यही इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको रीइन्वेस्ट करना पड़ा लो स्मॉलर इंटरेस्ट रेट पे। और रिफाइनेंसिंग रिस्क क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि सीसॉ राइडर कूद गया और हायर फी, मतलब ज़्यादा फी डिमांड कर रहा है कि वो वापस उस पर बैठे। तो रिफाइनेंसिंग रिस्क तब होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ता है ताकि नए डिपॉजिट को अट्रैक्ट करें, ताकि मैच्योरिंग वन को रिप्लेस करें। समझ में आया दोस्तों, ये पॉइंट बताया जा रहा है। तो अब हम लोग जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क और रिफाइनेंसिंग रिस्क को। सो विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दिस कंसेप्ट इन द नेक्स्ट सेशन। होपफुली एंजॉय द सेशन। यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट की किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 829285। मैं इसे फिर से लिख देता हूँ 7381। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।